प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरी वीडियो को अब बराबर देख रहे हैं, मैं प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर शुरू हुआ था। इतिहास का पहला खंड प्राचीन भारत का इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री। तो प्राचीन भारत के इतिहास में मैं बता चुका हूं कि यह इसके 3 डिवीजन है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जिसे प्रागैतिहासिक इतिहास कहा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री जिसे आदि इतिहास कहा जाता है और हिस्टोरिकल हिस्ट्री जिसे ऐतिहासिक इतिहास कहा जाता है। तो मैं अभी प्री हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आप लोग को। तो प्री हिस्ट्री में जो पहला खंड है वो है स्टोन एज, पाषाण काल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोन एज इन इंडिया। फर्स्ट कॉल नेम इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो पाषाण काल की जो पहली कड़ी है पैलियोलिथिक, जिसमें लोअर पैलियोलिथिक है, मिडिल पैलियोलिथिक है और अपर पैलियोलिथिक है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिए। तो पाषाण काल का जो पहला खंड है पैलियोलिथिक, पूर्व पाषाण काल, जिसमें मैं लोअर, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक पढ़ाया था। कल मैं वीडियो दिया था मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। तो अब फ्रेंड्स, प्री हिस्ट्री इन इंडिया। तो प्री हिस्ट्री में जो स्टोन एज है, जिसको हम 3 भाग में बांटे थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो मैं पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक को पढ़ा चुका हूं और आज स्टोन एज का अंतिम कड़ी और इसका अंतिम भाग है नियोलिथिक। क्या है? नियोलिथिक एज इन इंडिया। नियोलिथिक एज इन इंडिया। तो आप ध्यान दीजिए कि पाषाण काल का जो सबसे अंतिम कड़ी है और सबसे छोटी कड़ी भी मानी जाती है नव पाषाण काल, जिसे नियोलिथिक कहा जाता है। नव का मतलब होता है आधुनिक, कुछ नया। तो अभी तक जो डेवलपमेंट पूर्व पाषाण काल में उतना डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन जो है हेलोसिन युग में, मध्य पाषाण काल में डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरुआत हुई और नव पाषाण काल आते आते हर क्षेत्रों में इतना डेवलपमेंट हो गई, इसलिए इसको नव पाषाण काल, कुछ नया हर क्षेत्रों में देखने को मिला। अब बात हो रही है कि फ्रेंड, नव पाषाण काल, जो नव पाषाण काल है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन हर क्षेत्रों में क्या क्या हो रहा है, मैं आज इसको विस्तार से बताने जा रहा हूं आप लोगों के बीच। तो नव पाषाण के क्षेत्रों में यह देखने को मिला कि मनुष्य आग का ज्यादा प्रयोग किया और आग के द्वारा जो अंधकार से प्रकाश की ओर आए और आग जो है उस मनुष्य के शरीर में गई, जो ऊर्जा का काम की। मनुष्य के शरीर में एक प्रकार की नई प्रकार की जोश और ऊर्जा भर गई। इसके अलावा इस आग के द्वारा वो जो है जंगल को जलाए और जंगल को जलाने के बाद पड़ती जमीन आई, उस पर खेती की। तो नव पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या क्या हो रही है कि जो पत्थर का जो टेक्निक बनाए थे, वो औजार बनाए थे, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वातावरण में बहुत सारा चीज देखने को क्या क्या मिल रहा है कि पशुपालन भारत के हर कोने में फैल गए। जिस पशुपालन की आधारशिला मध्य पाषाण मेसोलिथिक काल में रखी गई, नव पाषाण काल आते आते समूचे भारत में यह पशुपालन की प्रक्रिया जोरों पर हो गई। दूसरा जो टेक्निक परिवर्तन हुआ कि अब लोग जो है अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे, कृषि मूलक समाज बन गया और लोग अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे। और तीसरा कि जब अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे तो भारत में गांव की आधारशिला रखी गई नव पाषाण काल। अब फ्रेंड्स, यहां ध्यान पूर्वक सुने मेरी बात को कि वो जो जंगल जले, तो जंगल जलने के बाद खेती होना शुरू हुआ और यह जो खेती हुआ भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, वह जगह है मेहरगढ़। और यह मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान प्रांत की क्वेटा राजधानी है, उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर मेहरगढ़ एक जगह है। नव पाषाण काल में बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से 150 किलोमीटर दूरी पर जो मेहरगढ़ है, इस मेहरगढ़ में पहली बार खेती की गई और गेहूं का 3 किस्म
और जौ का 2 किस्म इसमें जो है पैदावार किया गया। तो मेहरगढ़ जो है गेहूं और जौ का उत्पादन किए, यह कृषि का प्रथम साक्ष्य है मेहरगढ़। इसके बाद जो है इसी के कारण इस मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। और अभी भी गेहूं सबसे ज्यादा पंजाब में होते हैं, आप इस बात को भली बात जान ही रहे हैं। तो भारत में सबसे पहले खेती की आधारशिला नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में रखी गई और गेहूं का 3 किस्म और जौ का 2 किस्म उपजाया गया। अब बात होती है कि मेहरगढ़ से कपास उगाने के भी साक्ष्य हैं और विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने के साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए। और कपास एक खरीफ फसल है और नवपाषाण काल में कपास से वस्त्र बनाने की टेक्निक वो लोग धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिए। अब बात होती है कि इसी मेहरगढ़ में वो जो है मिट्टी के घर, अस्थाई घर बनाने लगे और मेहरगढ़ में अस्थाई निवास करने लगे। तो मेहरगढ़ से कृषि के पहले प्रमाण हो गए। गेहूं के 3 किस्म, जौ उगाने के साक्ष्य हैं, कपास उगाने के साक्ष्य हैं, मेहरगढ़ में अस्थाई निवास के साक्ष्य हैं और मेहरगढ़ में पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नंबर 1 बात तो आप मेहरगढ़ के बारे में हम विस्तार से बताए। इसके बाद नवपाषाणकालीन स्थल जो मेहरगढ़ है, अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि यह जो मेहरगढ़ में जो अनाज का उत्पादन हुआ, तो अनाज को रखने के लिए पहली बार हिंदुस्तान में मिट्टी के बर्तन बनाए गए जिससे मृतभांड कहा जाता है। और मिट्टी के बर्तन तब बनेंगे जब वो पहिया का आविष्कार होगा। तो मिट्टी जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो सबसे पहले पहिया पर बनाते हैं। तो नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ और इस पहिया के द्वारा जो है कुम्हार जो है, जो अभी कुम्हार कहते हैं, वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन जो है इसी चाक पर, इसी पहिया पर बनना शुरू हुए और अनाज को रखने के लिए मृतभांड बनाए गए। और इस मृतभांड में पालिश की भी कला नवपाषाण काल में शुरुआत हुई। इसकी एक अद्भुत विशेषता देखने को मिलती है कि नवपाषाण काल में पहली बार पालिश की प्रक्रिया भी शुरू हुई, मिट्टी के बर्तन बनाने की भी प्रक्रिया शुरू हुई, अनाज उत्पादन बनाने की भी प्रक्रिया शुरू हुई, लोग मिट्टी के घर बनाने लगे, लोग अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। अब बात होती है कि मेहरगढ़ के बाद आप देख रहे हैं कि यह पहिया का आविष्कार हुआ और इस पहिया के आविष्कार के कारण कई चीज चमत्कारी परिवर्तन नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। इस पहिया के द्वारा मिट्टी के बर्तन तो बने ही बने और इस पहिया का प्रयोग बैलगाड़ी को बनाने में ये लोग किए और मनुष्य की पहली सवारी गाड़ी बैलगाड़ी बनी नवपाषाण काल में। अभी भी गांव में कई जगह बैलगाड़ी चलते हैं, कच्ची सड़क पर चलते हैं और नवपाषाण काल में भी कई कच्ची सड़क थी। पहली बार बैलगाड़ी का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, वो मनुष्य की पहली सवारी गाड़ी बैलगाड़ी बनी नवपाषाण काल। अब बात होती है कि बुर्ज होम, तो यह जो बुर्ज होम है यह कश्मीर में है। कश्मीर श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर झेलम नदी के किनारे बुर्ज होम एक जगह है जहां पर मिट्टी को खोद कर लोग रहते थे, जहां गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसी बुर्ज होम से हड्डी के कई उपकरण प्राप्त हुए हैं, हारपून, सुई, तीर, करनी, भाला, कई उपकरण हड्डी के प्राप्त हुए हैं और हड्डी के बृहत औजार इसी बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, जो नवपाषाण कालीन स्थल है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर बुर्ज होम है जो झेलम नदी किनारे स्थित है। थर्ड नंबर कि नवपाषाण काल में बेलन घाटी में, इलाहाबाद के बेलन घाटी में कोलडीहा एक जगह है, गांव है, जहां पर धान उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो धान उगाने का विश्व में प्रथम साक्ष्य बेलन नदी किनारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कोलडीहा गांव से ही प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल में। अब फ्रेंड्स यह ध्यानपूर्वक मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए कि नवपाषाण काल में इसी बेलन घाटी नदी के किनारे चोपानी मांडो एक जगह है जहां से मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और विश्व में मिट्टी के बर्तन के प्रथम साक्ष्य इसी चोपानी मांडो को माना जाता है ना। अब बिहार में भी नवपाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं और उसका नाम है चिराद, और चिराद है सारण, छपरा जिला और चेचर, वैशाली। और इसी चिराद से नवपाषाण कालीन में
हिरण के सींग की हड्डी के कई आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो नवपाषाण कालीन में पुरुषोम के अलावा बिहार एकलौता जगह है जहां चिराद से हड्डी के कई आभूषण देखने को मिलते हैं, और चिराद और चेचर बिहार के नवपाषाण कालीन स्थल है। अब बात होती है कि नवपाषाण काल का विस्तार दक्षिण भारत में बृहद पैमाने पर हुआ। नवपाषाण काल में जो कर्नाटक है, कर्नाटक में सर्वप्रथम सगन कल्लू पहला स्थल है जो दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन स्थल है। सगन कल्लू के अलावा कर्नाटक में मौस्की है और ब्रह्मगिरी है। अब आंध्र प्रदेश में नवपाषाण कालीन स्थल उतनूर है। इसके बाद नागार्जुन कोडा है। इसके बाद तमिलनाडु में जो है नवपाषाण कालीन स्थल उतनूर को माना जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत में जो नवपाषाण कालीन पहला स्थल है वो कर्नाटक के सगनकल्लू है। वहां पर जो है गोबर की खाद का टीला प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक में मौस्की है, ब्रह्मगिरी है, आंध्र प्रदेश की उतनूर है, आंध्र प्रदेश की नागार्जुन कोडा जिले है, तमिलनाडु का पेम्पली है। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पशुपालन की प्रक्रिया शुरू हुई और इसी पशुपालन को अनाज जो है मोटा अनाज उत्पादन की भी प्रक्रिया दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा हुई। उसमें रागी सबसे प्रमुख अनाज माना जाता है जो मवेशी को और जानवर को खिलाया जाता है। साउथ इंडिया में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि पशुपालन का जो बृहद पैमाना है वो नवपाषाण कालीन में उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, वो समूचे जगह फैल गया। नवपाषाण कालीन में लोग अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। रोज मनुष्य जो है अपनी पहली सवारी गाड़ी बैलगाड़ी बनाया। लोग गांव में बसने लगे, मिट्टी के घर, घास फूस के घर बनने लगे और गांव का विलेज का आधारशिला भी नवपाषाण काल में रखा गया। अब बात होती है कि नवपाषाण काल में जो परिवर्तन हुआ वो क्या हो गया कि आप देखिए कृषि आ गई, जो है गेहूं जो आया, कपास आया। गेहूं जो एक रबी फसल है और खरीफ जो है कपास एक खरीफ फसल है। और यही कारण है कि हड़प्पा काल जो है जो 9 फसल उगाने के साथ है हड़प्पा काल में, वो निश्चित तौर पर कृषि का टेक्निक मेहरगढ़ से ही प्राप्त किए। तो निश्चित तौर पर उस पालतू जानवर में गाय है, भैंस है, भेल है, बकरी है, बृहद पैमाने पर नवपाषाण काल में पशुपालन बनाए गए और कुत्ता को विधिवत रूप से पालतू जानवर नवपाषाण काल में ही बनाया गया। लेकिन कुत्ता के अवशेष के प्रमाण मध्यपाषाण में शुरुआत में संकेत है, लेकिन कुत्ता को विधिवत रूप से पालतू बनाने की प्रक्रिया नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक काल में हुई और हर जगह भारत में डेवलपमेंट देखने को मिला नवपाषाण काल में। इसलिए इसको निश्चित तौर पर नवपाषाण काल को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था मैं कह सकता हूं और भारत के क्षेत्र में नवपाषाण काल एक क्रांति लाए और निश्चित तौर पर हर क्षेत्रों में विकास देखने को मिला फ्रेंड्स। और आज मैं पूरी स्टोन एज को, न्यूलिथिक काल को बिल्कुल विस्तार पूर्वक एक एक बिंदु को तोड़ दिया मैं कॉन्सेप्ट के साथ। भारत के तमाम सारे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी को, आपका इसका क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। वीडियो को बार बार देखिए और इसका लाभ उठाइए, शेयर कीजिए। इसी के साथ अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।